हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगला टॉपिक देख रहे हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो जानेंगे, इसका यूज़ क्या होता है वो जानेंगे, और ये कैसे वर्क करता है हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है ये साइक्लोट्रॉन, और उतना ही उपयोगी भी है। बहुत सिंपल सा है। हम इस फिगर की सहायता से हम इसका सारा कुछ, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन सब यहाँ से हम देखकर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे संबंधित जो फोर्स लगेंगे, जो वेलोसिटी होगी, वो हमने कल भी ज्ञात किए थे, आज भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन होती क्या है। तो साइक्लोट्रॉन को ये कहा जाता है कि 1934 में 1934 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जब नाभिक के परमाणु संरचना के बारे में स्टडी किया जा रहा था, उस समय इसको विकसित किया गया था। ठीक है, मतलब परमाणु की संरचना की जानकारी के लिए स्टडी की जा रही थी, उस समय साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया गया, उसका ये निर्माण किया गया। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो साइक्लोट्रॉन किसी आयन को त्वरित करता है अत्यधिक ऊर्जा देकर। ठीक है, यानी यह कोई भी आयन, जैसे मान लीजिए कि अल्फा कण है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उसको अत्यधिक ऊर्जा देकर त्वरित करता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत मशीन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो आयन को अत्यधिक ऊर्जा देकर त्वरित करता है। ठीक है, इसलिए इसको आवेशित कण त्वरक भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बोल सकते हैं साइक्लोट्रॉन एक विद्युत मशीन है जो आयन को अत्यधिक ऊर्जा देकर त्वरित करता है, इसलिए इसको आवेशित कण त्वरक भी कहा जाता है। तो ये बेसिक सा जानकारी है। इसका कब बनाया कब गया था, तो 1934 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सर लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने जब स्टडी कर रहे थे नाभिक के बारे में, परमाणु के, उस समय इसको बनाया गया था। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है देख लीजिए। इसमें धातु के दो खोखले बर्तन होते हैं, डी आकार के, अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर जैसी, इस प्रकार ऐसे डी लिखा जाता है ना, तो डी आकृति के दो बर्तन होते हैं। अब यह इसकी आकृति डी है, इसलिए इसका नाम हमने डी डबल ई रखा, ऐसे डी लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के डी आकृति जैसे। तो इसमें डी आकार के दो बर्तन को उसके व्यास वाले सिरे को, चूंकि डी आकृति है तो ये अर्धवृत्ताकार भी होगी और ये व्यास हुआ, तो डी आकार के दो बर्तन को उसके व्यास वाले सिरे को एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के बीच कुछ खाली जगह बच जाए। इस प्रकार दोनों के व्यास वाले सिरा एक दूसरे के समांतर और दोनों के बीच में कुछ खाली स्थान बच गया। ठीक है, अब इन दोनों डी को एक बाहरी बर्तन में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी दाब कम होती है, और फिर इन दोनों डी को एक उच्च आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। ये जो उच्च आवृत्ति की दोलित्र होती है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है, जो समय के साथ उसकी बदलती रहती है डायरेक्शन, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार। ठीक है, और इस बर्तन में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट से रिप्रेजेंट किए। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार एक रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ लंबवत, इस तल से लंबवत बाहर की ओर। क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर जैसी दो बर्तन, जिसे डी कहा जाता है। क्यों डी कहा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के डी जैसे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के डी आकृति जैसी दो बर्तन को व्यास वाले सिरे को एक दूसरे के समांतर रखकर, एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के बीच कुछ खाली जगह बच जाए। फिर इन दोनों बर्तन को एक बाहरी बर्तन में बंद कर दिया जाता है तथा दोनों डी को एक उच्च आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये जिस बर्तन में रखा जाता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है,
अब देख लीजिए, जैसे अब क्या करना है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई, अब इसका हम वर्किंग जानेंगे। वर्किंग, तो वर्किंग के लिए हम देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब ये होता क्या है, तो ये तो कण त्वरक है, जो कोई भी आवेशित कण है, मान लीजिए कि प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया या फिर अल्फा कण है, उसको अत्यधिक ऊर्जा देकर त्वरित करता है। ठीक है, अब त्वरित कैसे होता है, तो जो कोई भी आवेशित कण है उस आवेशित कण को हम यहाँ पर रखते हैं, इस S पर। ठीक है, अब इस S पर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, हम ये बात कल पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में देखिएगा कि हम पढ़े थे कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को हम रख देते हैं तो आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू करता है। क्यों घूमता है, कितने चाल से घूमता है, हम ये सारी बात पहले डिस्कस कर लिए थे। क्योंकि वो एक समान वेग से घूमते रहता है, क्योंकि जो बल लगता है वो उसके चलने की दिशा के लंबवत लगता है, जिसके कारण उसके चाल में नहीं केवल डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर किसी धन आवेशित कण को रखते हैं तो ये कण वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है। जब ये कण यहाँ से चलकर एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है तो इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है केवल इस खाली स्थान पर ही कार्य करता है, इस बर्तन के अंदर में कोई कार्य नहीं करता है। तो बर्तन के अंदर में केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है, और ये इस यहाँ पर जब ये अर्धवृत्ताकार में चला तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कार्य करता है। फिर जब ये आगे की ओर चलता है तो फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र करता है और यह लगातार वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है और वृत्ताकार पथ पर घूमने से इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है और वेलोसिटी बढ़ने से इसकी त्रिज्या भी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे बढ़ती है, तो कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक बल जो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r वो कहाँ से मिलता है, तो वो बल जो मिलता है वो चुंबकीय बल से QVB से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर V से ये कट जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी QB/r/m। ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, वो नहीं बदल रहा है। जो पार्टिकल है उसका आवेश भी नहीं बदलेगा और न ही उसका मास बदलेगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो त्रिज्या पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है, यानी बोल सकते त्रिज्या वेलोसिटी पर, वेलोसिटी त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसका वर्किंग क्या होता है कि एक धनावेशित कण को जिसको यहाँ पे ऊर्जा देना है उसको इसके मध्य बिंदु S पर रखते हैं। जैसे ही S पर रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार पथ पर घूमने लगते हैं। बर्तन के अंदर उस कण पर विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे वृत्ताकार पथ पे चलते हैं। वृत्ताकार पथ पे चलते हैं तो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसका वेलोसिटी बढ़ने से उसका त्रिज्या भी बढ़ने लगता है। अब इसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ती है वो देखिए, जैसे ही ये चलता है तो वृत्ताकार पथ पे घूमने लगता है। अब इसमें 2 लित्र को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। ये 2 लित्र है, 2 लित्र कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करेंट से जोड़ा गया है और अल्टरनेटिंग करेंट इस प्रकार चलता है, वो समय के साथ बदलता है। ठीक है, थोड़ी देर तक पॉजिटिव, फिर उतना ही देर के लिए निगेटिव, वैसा ही चलता है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब ऐसे ही अल्टरनेट करंट का डायरेक्शन होता है, वो चलता है। तो जब इस 2 लित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जितना देर में ये जो कण होते हैं आवेशित कण वो अपना अर्धचक्र पूरा कर लेते हैं, उतना ही देर में ये 2 लित्र भी अपना अर्धचक्र पूरा कर लेते हैं। अब जब ये कण एक डी से दूसरे डी में प्रवेश करने को होते हैं तो उसको सम्मुख सिरे पर निगेटिव विभव प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कौन सा कण है, पॉजिटिव कण है।
जिसको हमें गतिज ऊर्जा देनी है, उसको त्वरित करना है। अब ये जितना देर में अर्ध चक्र पूरा करेगा तो दूसरे में प्रवेश करने को होगा, और जब दूसरे में प्रवेश करने को होगा तो उसको निगेटिव सिरा मिलेगा। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव विभव दोनों में आकर्षण होगा, आकर्षण के कारण उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई। अब थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो थोड़ी सी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। फिर जितना देर में ये अर्ध चक्र पूरा करेगा फिर उतना देर में यहाँ पर उसको पॉजिटिव विभव फिर से मिल जाएगा, फिर आकर्षण होगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर उसकी त्रिज्या बढ़ेगा, फिर ये अपना अर्ध चक्र पूरा करेगा तो ये भी अपना अर्ध चक्र पूरा करेगा, फिर से इसको यहाँ पर निगेटिव विभव मिलेगा, फिर दोनों में आकर्षण होगा जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ जाएगा। और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है और लगातार होते होते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो इसकी त्रिज्या भी मैक्सिमम हो जाती है, और जब इसकी त्रिज्या मैक्सिमम हो जाती है अर्थात तो उसके पास महत्तम ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है तो इस कण को फिर इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लिया जाता है और इसको अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद फिर इसका वर्किंग लिखेंगे कि कैसे ये वर्क होता है। मतलब जब इस पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार पथ पे घूमना शुरू करता है। बर्तन के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बर्तन के जो बीच में ये गैप है वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र होता है। जैसे ही ये अपना अर्ध चक्र पूरा करता है उतना ही देर में ये जो दोलित्र है ये भी अपना अर्ध चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए इस कण को अपने सम्मुख शीर्षों पर निगेटिव विभव प्राप्त होता है जिससे आकर्षण के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जब त्रिज्या महत्तम हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा महत्तम हो जाती है और फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है और विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है जो यहाँ पर जो भी त्वरित कण उत्पन्न किए जाते हैं। त्वरित कहने के मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई, क्योंकि वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गया इसके पास। अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गया। अब बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला कण को किसी नाभिक पर बमबारी कराई जाती है, अटैक, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है इसके बारे में। मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय विस्फोट आप लोग सुने होंगे, नाभिकीय विखंडन, तो वहाँ पर नाभिक पर बमबारी करा के और नाभिक के अध्ययन किया जाता है। इससे नाभिक पर बमबारी करा के नाभिक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा उपयोग होता है कि किसी पदार्थ, किसी तत्व में, कोई सा भी तत्व है उसमें आयन को रोपित करके, उसमें एडजस्ट करके उसके गुण को बदले जाते हैं। ठीक है, और या फिर नए तत्व को विकसित किए जाते हैं, या फिर इस त्वरित कण से रेडियो सक्रिय तत्व को उत्पन्न करके और चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी जैसे कि आप लोग कई बार देखे होंगे कि बिना ऑपरेशन के इलाज वगैरह, जैसे कुछ दिन पहले देखे युवराज सिंह को कैंसर था और वो ऑपरेशन का मतलब यही विधि से ऑपरेशन करवा के आए थे, जो कि एक रेडिएशन यूज किया जाता है, वहाँ से इसका इलाज होता है। तो फिर इस चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो ये सब इसका यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कितनी गतिज ऊर्जा होगी उसको हम देख लेते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ½ m और v², तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम का स्क्वायर। और अभी हम लोग देखें कि v का वैल्यू क्या था, तो v का वैल्यू था qb/m, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमम हो जाएगा तो रेडियस भी मैक्सिमम हो जाता है, तो उसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं qb/m और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ½ m और qb/r का होल स्क्वायर m², ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ½ qb/r का होल स्क्वायर m। ये साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चलिए साइक्लोट्रॉन की हम आवृत्ति भी निकाल लेते हैं कि उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन के लिए वेलोसिटी v बराबर ये हो रहा है, और
जब ये वेलोसिटी है तो साइक्लोट्रॉन के लिए आप देखें कि ये वृत्ताकार पथ पे चल रहा है इस प्रकार। अब वृत्ताकार पथ पे यदि वो एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी चलेगा, 2 पाई r, क्योंकि हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है। तो एक चक्कर अगर पूरा कर लेता है तो दूरी जो इसकी हो गई वो हो गई 2 पाई r, जो इसके परिधि के बराबर हो गए। और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको आवर्तकाल कहते हैं, और उसको हम कैपिटल T से लिखते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या चीज़, 2 पाई r और बटा में समय t बराबर क्या हो जाएगा, QB r/m। अब ये r से r कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/t और ये 2 पाई नीचे चलाएगा तो QB/2 पाई इंटू m। अब ये 1/t है क्योंकि इकाई सेकेंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति बराबर होता है 1/t। तो इसको लिखेंगे F बराबर QB/2 पाई m। ये हो गई साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन में एक सीमाबद्धता, उसकी लिमिट्स भी होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसको अगर हम लगातार गति को बढ़ाते जाए तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके वेग के महत्तम होने का एक लिमिट होता है, ठीक है। वो लिमिट होता है, उस लिमिट के अनुसार भी हम उसका फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाबद्धता, लिमिट ऑफ साइक्लोट्रॉन्स। क्या होती है उसकी लिमिट, तो जो साइक्लोट्रॉन की लिमिट होती है वो एक निश्चित वेग तक ही उसकी वेग को बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। और वो निर्भर किस पे करता है, तो वो आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जिसके लिए मान लेते हैं कि अगर हम उसकी कण को वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते प्रकाश के चाल की कोटि तक पहुंचा दिए। कोटि कहने का मतलब प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन की जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल हम उस साइक्लोट्रॉन में रखे उसकी वेलोसिटी इस पावर के रूप में आ गए। तो उस स्थिति में जो सापेक्षवाद का सिद्धांत होता है उसके लिए मास बराबर होता है m0 √1 - v²/c², ये होता है। तो इसके अनुसार अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो f बराबर क्या हो जाएगा, QB/2 पाई और m के जगह ये वाला वैल्यू आ जाएगा m0 √1 - v²/c²। चूँकि जब वो प्रकाश के चाल के कोटि का हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी के साथ उसका मास में भी परिवर्तन होगा। ये आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार ये ऊपर चलाएगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा QB/2 पाई m0 × √1 - v²/c²। ये होता है फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन का। तो उम्मीद करते हैं कि साइक्लोट्रॉन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग अपने नोटबुक में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और इसका यूज, फिर इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी फ्रीक्वेंसी, सबको आप पॉइंट बना कर लिख लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे हैं। फिर हम अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए देखते रहिए दिव्य बिहार यूट्यूब चैनल। जय हिंद।